बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबू ज़र मौज़। आप सब गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन खैरियत से गुजरेगा। आज 11 नवंबर है और आज के दिन इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो सेल्स लगती हैं, शॉपिंग्स होती हैं। तो आज आप देखिएगा बहुत सी वीडियोस नजर आएंगी आपको जिसमें लंबी 11 नवंबर ना बोलें, वो बोलें जिसकी वजह से 11.11। अब ये मनाजर तो हमने देखे पिछले साल और पिछले कुछ सालों में जब जब सेल्स लगी हैं तो क्या हंगामा आ रहा है। ये तो रिसेंट वीडियोस लग रही हैं जिसमें देखिए आप मास्क पहने हुए लोगों ने फिर भी नहीं ख्याल कर रहे। इट वाज़न्ट 11/11 बट ये सेल के दौरान की वीडियो है और आप देखें कि आज भी आपको इसी तरह के कुछ न कुछ मनाजिर देखने को मिलेंगे, मैं गारंटी देने को। बिल्कुल। और साथ Why do people go crazy after sale? और इसके साथ साथ देखें अगर क्रेजी होते हैं, लंबी लाइनें लगती हैं, फिर उसके बाद जब आप मॉल के अंदर या शॉपिंग सेंटर के अंदर जाते हैं तो फिर जो एक धक्कम पे लड़ाई होती है एक चीज़ के लिए, वो बड़ी ज़्यादा जो होता है क्वेश्चनेबल होता है बिहेवियर। और उसके ऊपर अब चूंकि कोरोना है तो हम इसके साथ इसलिए लिंक कर रहे हैं कि कोरोना के दिनों में आप थोड़ा ख्याल रखें, शॉपिंग ज़्यादा इतनी ज़रूरी नहीं है, अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो डू द ईजीएस्ट वे, ऑनलाइन शॉपिंग करें। और 11/11 तो हर रिटेल ऑनलाइन स्टोर के ऊपर सेल जो है वो जरूर लगी हुई है, तो एंजॉय करें अगर आपने सेल करनी है व्हाइल सिटिंग एट योर काउच इन योर होम। और ऑनलाइन ऑर्डर करें और आपको पता है कि कौन से ब्रांड से क्या लेना है। लेकिन वो कहते हैं कई दफा कुछ चीज मिलती नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती, शायद वो जाके देखना चाहते हैं कि ये वैसा ही है कि नहीं। ये तो फिर आपको वो जिसे कहते हैं ना शौक है जिसका कोई मोल नहीं। बहरहाल जी आज तो काफी हंगामा देखने में आएगा। मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स की सड़कों पर काफ़ी ट्रैफिक आपको मिलेगी और जहाँ जहाँ ब्रांड्स की शॉप्स हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ से आप सेल पर चीज़ें लेंगे तो फिर एक्साइटमेंट तो है लोगों में। बट आई वुड जस्ट से कि कोरोना को मत भूलिए, खुदारा SOPs को फॉलो कीजिए। अगर आप शॉपिंग करने भी जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मास्क का इस्तेमाल और इसके साथ साथ SOPs को फॉलो करना। एनीवे जी, इसके साथ साथ चूँकि बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तान में, दुनिया भर में, इस पर हम बात करेंगे भी नजर डाल दें टॉप स्टोरीज पर। IG सिंध के वाक़े पर पाक फौज की तहकीकात मुकम्मल। ISPR और रेंजर्स ऑफिसर्स जिम्मेदारियों से फारिग। मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ GHQ में कार्रवाई होगी। भुट्टो का आर्मी चीफ की इंक्वायरी का खैर मकदम, कहते हैं खुशखबरी है, इंक्वायरी के बाद एक्शन भी लिया गया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने पाक फौज की तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी, फौज ने अपना काम कर दिया। पुलिस अफसरों के खिलाफ सिंध एक्शन ले, वज़ीर इत्तलात शबली फराज। वफाकी हुकूमत का गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने से इनकार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना गंदम की इमदादी कीमत 1650 फी मन रखने पर बाज़िद। वज़ीर आज़म इमरान खान 8 करोड़ से ज़्यादा सासों के मालिक। अरकान कौमी असम्बली और सेंटर्स के माली साल 2019-20 के गोशवारों की तफसीलात जारी। अंदरून और बैरून मुल्क कोई कारोबार नहीं, अपनी जाती गाड़ी भी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर 8 करोड़ से ज़्यादा सासों के मालिक, 1 करोड़ 26 लाख रुपए के मकरूज भी। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट पर कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए। बाबर आजम T20 वनडे के बाद टेस्ट के कप्तान भी मुकर्रर। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम की क़यादत करेंगे। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का और सबसे पहले नज़ारे कायद बेहुरमती केस में आर्मी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो कल मुकम्मल हुई और इस रिपोर्ट का चर्चा हर जगह पर रहा। बिल्कुल, कैबिनेट डायरेक्टर सफदर की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है। ये शाया कर दी गई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI कराची के ऑफिसर्स को जिम्मेदार भी करार दिया गया है और उनको हटाया गया है अपने ओहदों से। वाकई की इंक्वायरी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हुक्म पर की गई थी। इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की तहकीकात के मुताबिक 18 और 19 अक्टूबर के दरमियानी शब पाकिस्तानी रेंजर्स सिंध और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI कराची के ऑफिसर्स नज़ारे कायद की बेहुरमती के नतीजे में शदीद अवामी रद्द अमल से पैदा सूरत हाल से निपटने में मसरूफ थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया कि पाकिस्तान रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI कराची के ऑफिसर्स पर नज़ारे कायद की बेहुरमती के बाद कानून के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के लिए अवाम का भी शदीद दबाव था और ये कहा गया कि उन्होंने इसी शदीद दबाव
के अंदर आकर जो रद्द-ए-अमल दिया, जो रिएक्शन किया, जो इकदामात उठाए वो इमोशनल थे। दे कुड हैव हैंडल्ड द सिचुएशन इन अ बेटर वे। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए और साथ ही साथ उन्हें दोबारा अब GHQ रिपोर्ट करने के ऑर्डर्स भी दे दिए गए हैं और करंट ओहदों से उनको हटा दिया गया। बिल्कुल, चूंकि जिम्मेदार और तजुर्बाकार ऑफिसर्स के तौर पर उन्हें ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था, ये भी कहा गया है। और इसके साथ ये कहा गया है कि अब आइंदा भी तहकीकात जो हुई हैं उसके हवाले से भी पेशरफ्त होगी, GHQ रिपोर्ट की जाएगी। बल्कि इसके साथ साथ एक और अहम पेशरफ्त भी ये हुई कि मियां नवाज शरीफ जो थे उन्होंने तो रिपोर्ट मुस्तरद कर दी, लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इस रिपोर्ट के हवाले से कहा कि ये खुश आइंद है और इसको हम वेलकम करते हैं। और इसके साथ हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो इस वक्त कह रहे हैं कि अब अखबार पाकिस्तान की जानिब से जो उनके हेड हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने तो जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। अब सिंध हुकूमत की बारी है, सिंध हुकूमत भी जो रिपोर्ट शाया करेगी वो भी शाया कर दे और जो रिपोर्ट कर रही है और जो रिपोर्ट इस पर तहकीकात हो रही हैं उसको मुकम्मल किया जाए। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, कल ये जो रिपोर्ट जारी की गई है और पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है, कैसे देखते हैं आप इस रिपोर्ट को? देखिए, एक तो ये अच्छा ओमन है कि अगर सेंसिटिव इदारों के से भी कोई गलती होती है तो उसका भी अहाता किया जाना चाहिए। ये उस हवाले से पहला एक अच्छा स्टेप है। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। मेरे ख्याल से एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो PTI की पूरी लीडरशिप का हलीम आदिल शेख से लेकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक का बयानिया था, उसका तो फ्लूस उड़ गया है। उसका तो मतलब है फुरकस निकल गया है। जो कहते थे कोई इस किस्म का इवेंट हुआ ही नहीं, ये सब बकवास है, ये सब ड्रामा है, ये सब सिंध गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी सर्कस है। पता नहीं क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किए थे उन्होंने। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि किस छिटाई के साथ वो बैठ के अब उसके ऊपर डोंगरे बजा रहे हैं कि जी देखिए जनाब, एक अदारे ने कितना कमाल कर दिया है, अपने अफसर तो हटा दिए हैं। तो इंटरप्रिटेशन के हवाले से बहुत ज्यादा रिजर्वेशन इसके ऊपर हैं। दो तरह का रिएक्शन हमारे सामने है। एक बिलावल भुट्टो जरदारी का है, जिन्होंने ये मुतालबा किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि वो ये इस मामले को देखें और जी। उनके रिस्पॉन्ड के तौर पर पहले उनकी बात भी हुई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और अब उन्होंने इसको वेलकम कर दिया है। जबकि नून लीग का बयानिया जो है वो अपनी जगह कायम है। उन्होंने कोई नया बयानिया इख्तियार नहीं किया है। नवाज शरीफ साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए उनका कहना ये है कि ये छोटे छोटे ऑफिसर्स जो हैं उनको स्केपगोट बना के जो जिम्मेदार है इसका सबसे बड़ा, जिसने ये अहकामात जारी किए होंगे उसका अहाता। नहीं बुखारी साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर, लेकिन जिस तरह से अब पीपल्स पार्टी ने इसको वेलकम किया है और ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है चूँकि सिंध में वो भी अपनी तरफ इंक्वायरी करेगी, वो भी मंजर आम पर आ जाएगी, कुछ जो शकूक व शुबात हैं उससे भी वाज़ेह हो सकते हैं। तो क्या इंतज़ार नहीं कर लेना चाहिए सुबह सिंध की जो रिपोर्ट है उस तक? देखिए, उसका यकीनी तौर पर इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए और वो अच्छा हुआ कि पहले जो है उसकी रिपोर्ट जो शायद नहीं हो गई है, इसलिए कि उसके बारे में फिर इसी किस्म का नेगेटिव प्रोपेगेंडा होना था। बुनियादी तौर पर जो एक्ट हुआ था वो साबित हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर दो सीनियर ऑफिसर जो सेक्टर कमांडर के लेवल के लोग हैं, जो नॉर्मली ब्रिगेडियर्स होते हैं, अगर उनको जिम्मेदार ठहरा के उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया है और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये कि वाकये का होना तो साबित हो गया है। लेकिन बुखारी साहब, रिपोर्ट में कहीं वाज़ेह तौर पर ये लिखा नहीं है और ना ही इस तरह से एक्सेप्ट किया गया है। खास तौर पर ये जो टर्म IG के अगवा के हवाले से यूज की जा रही थी, ये रिपोर्ट में लिखा नहीं है। देखिए, रिपोर्ट के अंदर जो ज़बान इस्तेमाल की गई है उसके बारे में मैं समझता हूँ नून लीग के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ठीक हैं, इसलिए कि उसमें दो इस्तिलाहें इस्तेमाल की गई हैं कि एक तो ये कि अवाम का इतना बड़ा प्रेशर था। कौन सा प्रेशर था जी अवाम का? IG को उठा के ले गए, आपने कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया। कौन सी क़यामत मची हुई थी जी वहां पर? क्या शहर उबल पड़ा था? क्या मुजाहरे शुरू हो गए थे? क्या तोड़फोड़ शुरू हो गई थी? तो एक तो अवामी पर दबाव जो है ये क्वालिफाई नहीं हुआ उसमें। और दूसरी बात एक और है, वो ये कि जब एक शख्स को या दो अशखास को उनके ओहदों से हटा दिया गया है तो बुनियादी तौर पर ये अस्यूम किया गया है कि ये वाकया भी हुआ है
जी, जी। और ये वाकया कानून और के बिल्कुल खिलाफ और बुखारी साहब वाकया हो गया और उसके खिलाफ जो इकदाम किए जाने थे वो भी हुए। अब जो सेक्टर्स आपने जिस तरह जिक्र किया है कि ये भी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, इनको हटाया गया अपने ओहदों से। ये बताइएगा, अब ये जो कहा जा रहा है कि एक पेपर सर्कुलेट हुआ, एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ कि जी तमाम जो पुलिस अफसरान हैं वो बगावत कर दें और वो ना काम करें, इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। और इसकी ये किसकी जिम्मेदारी है कि इस पर कौन तहकीकात करेगा कि जो पुलिस अफसरान का जो रवैया था, जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया इस सिचुएशन में, ये भी इस वक्त ज़ेर गौर है मामला? अब देखिए, जो रिपोर्ट आई है उसमें ये लिखा है कि इन इकदामात से दो अदारों के बीच गलतफहमी पैदा हुई। इसका मतलब ये है कि इकदाम गलत था और गलतफहमी होनी ही थी। जो पुलिस है उसका रिएक्शन था कि उनका जो चीफ है उसकी तजलील हुई, उसकी तस्दीक हुई, तो उसके ऊपर काहे की इंक्वायरी होनी है भाई। मैं समझता हूँ कि पहली मर्तबा पुलिस ने अपने एक सीनियर तरीन ऑफिसर के खिलाफ इकदामात के ऊपर रिएक्ट किया और कोई उन्होंने खुदा ना खास्ता हड़ताल नहीं कर दी है, उन्होंने कोई कहीं मुजाहरा नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ छुट्टियों की दरखास्तें दी थी। लेकिन बुखारी साहब, आपके इस तज़किये से ना विफाकी हुकूमत और उसके तर्जुमान जो हैं वो बिल्कुल मुत्तफिक नहीं होंगे। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुनी होगी जो विफाकी वजीर शिबली फराज साहब कर रहे थे, और वो तो ऑन डिमांड कह रहे थे कि वाकई में इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, अब उनकी भी पकड़ धकड़ होनी चाहिए जिसने ये सिलसिला शुरू किया था सिंध पुलिस में। शिबली चौहान साहब का जो आप जिक्र फरमा रही हैं वो बिल्कुल ठीक अपनी जगह होगा। वो तो अब लफ्ज चुन रहे हैं कि कैसे उस शर्मिंदगी को मिटाया जा सके जिस तरीके से खुद शिबली फराज साहब ने और उनके तमाम जो फेडरल मिनिस्टर और वहाँ की जो लोकल क़यादत है, जिस तरह से शोरो गौगा उन्होंने मचाकर एक सेल्फ क्रिएटेड ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, उसमें उनको इतनी शर्मिंदगी है कि उनसे डिफेंड नहीं हो पा रहा उसको कि कैसे वो उसको जस्टिफाई करें। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब का जो भांजा था, जो मुदई बना था, वो मौके पर मौजूद नहीं है। केस खारिज हो गया है क्योंकि न सिर्फ ये कि वो वहां मौजूद नहीं था बल्कि किसी ने कोई धमकी नहीं दी थी कत्ल की। मुकदमा दर्ज कैसे हो गया? क्योंकि इस लेवल का मुकदमा दर्ज करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी से इजाजत लेनी। और वो फुटेज भी सामने आई थी कि किस तरह थानेदार से हलीम आदिल शेख साहब कह रहे थे कि जाके गिरफ्तारी डालें। लेकिन बुखारी साहब, आपने इमरान खान साहब का वो इंटरव्यू तो सुना होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि ये तो मुझे कॉमेडी लगती है, मुझे तो हंसी आई आईजी के अगवा के वाक़े के ऊपर, मेरी तो हंसी बंद नहीं हो रही थी। तो वो तो इसको कॉमेडी के तौर पर ले रहे थे, मजाक के तौर पर ले रहे थे। इंक्वायरी रिपोर्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बात साबित हो गई। बुखारी साहब जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसको मुल्क के किसी अहम वाक़े का इल्म ना हो, कहीं सिक्योरिटी के लिए हाई लेवल मुज़ाकरात हो रहे हो तो प्राइम मिनिस्टर गायब है, कहीं गिलगित बल्तिस्तान का फैसला करना हो तो प्राइम मिनिस्टर गायब है। उनसे तो इसी किस्म की तवक्को रखी जा सकती है कि उनके इल्म में कोई चीज होती ही नहीं है। इट स्पीक्स कि वो कितना इन्वॉल्व है और कितना उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है और फैसले कौन कर रहा है, ये उनकी अपनी जुबानी ही अवाम को पता चल जाता है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, आपने अपना तज़किया दिया इस तमाम सूरत हाल पर और ये कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी खुश। इस वक्त जो इंक्वायरी की गई उसका रिजल्ट भी आया सामने, उसको शाया किया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह से बहुत कम देखने में आया। लेकिन इसके साथ साथ सिंध हुकूमत भी मज़ीद जिम्मेदारी दिखाते हुए जो इंक्वायरी है उसको मुकम्मल करे, उसको भी शाया करे ताकि मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। बिल्कुल, वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और इसी के साथ ज़रा हम कल काबीना के इजलास की भी बात कर लेते हैं। कल वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें गंदम की इमदादी कीमत मज़ीद बढ़ाने का इजाफा का जो मुतालबा था वो मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया कि गंदम की जो इमदादी कीमत है वो 1650 रुपये मुकर्रर रखी जाएगी। सिंध अगर 2000 कर रहा है तो हम उस लेवल पर नहीं जाएंगे, हम कीमत नहीं बढ़ा सकते। वज़ीर आज़म ने कहा है कि महंगाई को हर सूरत में काबू किया जाएगा और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जो इजलास हुआ कि मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत 9 निकाती एजेंडे का जायज़ा लिया गया है। मुतादिद निकात की मंजूरी भी दे दी गई कल और गंदम की इमदादी कीमत में मज़ीद इजाफे का मुतालबा यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। इसके रिपरकशंस क्या होंगे, महंगाई किस कदर इसमें इजाफा हो सकता है, किसानों के क्या मसाइल हो सकते हैं, ये भी डिस्कस ये किया जाना चाहिए था क्योंकि सिंध में 2000, पंजाब में भी 1600 है और अब विफाक ने भी 1650 रुपये कर दिए। अब तफसीली इस पर बहस भी की गई। बिल्कुल, महंगाई के मसले पर तो जनरली भी बात की गई चूँकि महंगाई को हर सूरत काबू में किया जाए, इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर कल इजलास में कह दिया और इससे पहले भी वो बहुत बार इस चीज़ पर कह चुके हैं। इजलास में इंतहा पसंदी, तशद्दुद के खिलाफ बयानिए पर अमल दरामद से मुतालिक कौमी कमीशन और सऊदिया
की जानिब से डिजिटल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आगाज़ की भी मंजूरी दी गई। फिर इसके साथ साथ सब्सिडीज़ ग्रांट्स के हवाले से ब्रीफिंग की गई और TDAP की रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर्ड बॉडी नोटिफाई करने और वज़ीर दाखिला को मुख्तलिफ केसों में तहकीकात के लिए इजाज़त देने की मंजूरी दी गई। सिंडिकेट मेटल्स लिमिटेड बोर्ड में डायरेक्टर्स की नामजदगियों और फार्मेसी काउंसिल के तश्कील नौ के लिए नामजदगियों का मामला मौखिर हो गया, जबकि 28 अक्टूबर की ECC के फैसलों और काबीना तवानाई कमेटी के 29 अक्टूबर के फैसलों की भी तौसीक की गई है। बिल्कुल, तो ये तमाम सूरत हाल है जिस पर कल गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा एक और अहम पेशरफ भी हुई जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास वर्चुअल इजलास हुआ। इमरान खान ने खिताब किया और तमाम ममालिक में कशीदगी कम करने के लिए उन्होंने कहा कि एक तरीका कार अपनाना चाहिए। हमें इस वक्त जो G20 ममालिक गरीब ममालिक हैं उनको गरीब ममालिक की मदद करनी चाहिए, क्योंकि G20 ग्रेट कंट्रीज़ हैं जो कि इस वक्त प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं। उन्होंने एक बार फिर मुतालबा किया है कि इन दिनों जब तमाम ममालिक परेशान हैं तो मज़ीद जो गरीब ममालिक हैं उनकी मदद करने के लिए G20 ममालिक को आगे आना चाहिए। And he's been saying this since the beginning। जब से कोरोना शुरू हुआ उनका एक ही मुतालबा था और वो मुतालबा बहुत सराहा भी गया और जायज़ भी कंसिडर किया गया और आज भी उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए इस पर बात की है। बहरहाल हम चल रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना के हवाले से कुछ अपडेट्स, चूँकि मुल्क में कोरोना केसेस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको भी ख्याल रखना है, SOPs को फॉलो करना है। मज़ीद 1708 नए केसेस सामने आ चुके हैं और कोरोना से 21 अफराद भी इंतकाल करेंगे। मुल्क में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 7021 हो गई, जबकि नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जो जारी किए उसमें सिंध, पंजाब, KPK, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान तमाम जगहों के केसेस जो हैं वो तो रिपोर्ट हो रही हैं और तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन ये तशवीशनाक है जो परसेंटेज बढ़ता जा रहा है आउट ऑफ द टोटल टेस्ट जो किए जा रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 634 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देकर कामयाब भी हुए हैं, सेहतयाब भी हुए हैं, रिकवरी रेट भी बेहतर है। लेकिन उसी के बावजूद अगर 31,979 टेस्ट किए गए हैं तो अब तक 47,73,496 टेस्ट टोटल जो हैं वो हो चुके हैं। बिल्कुल, इसके साथ साथ अगर बात की जाए आलमी वबा के सबब भी दुनिया में 5,18,05,339 अफराद इस वक्त मुतासर हो चुके हैं, 12,79,284 अमवात हो चुकी हैं और बहुत से ममालिक में भी कोविड के हवाले से दोबारा से लॉकडाउन लग रहा है, जो कि बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है। बिल्कुल बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है। इवन पाकिस्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन और माइक्रो लॉकडाउन के नाम पर बहुत से मुख्तलिफ जगहों के हॉटस्पॉट एरियाज को सील कर दिया गया है और बाय सील आई मीन कोई शख्स गैर मुतल्लिका शख्स ना उनको उसको दाखिल होने की इजाज़त होगी। ये आइडियल सिचुएशन है जो होती है, बट अपेरेंटली ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट कल भी हम मुख्तलिफ जगहों पर देख रहे थे, सिटी 42 कवरेज कर रहा था फॉर एग्जाम्पल। अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें तो बहुत से एरियाज में बराए नाम लॉकडाउन था, मतलब जो पेपर्स के अंदर रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं वो उस तरह से फॉलो अप नहीं की जा रही थी। एंड ऑल्सो जो सेकेंड फेज SOPs का अनाउंस किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो शादी, चूंकि शादी का सीजन है तो बैंक्वेट हॉल्स को और ऑफिसेज में काम करने को इसके कहा कि 50% स्टाफ 50% स्टाफ को इंश्योर भी करवाना है गवर्नमेंट ने। और इसके साथ शादी हॉल्स के हवाले से बहुत कल बात हुई कि किस तरह से जो तकारीब हैं वो 20 नवंबर से आउटडोर की जाएंगी। ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो लोगों ने शादी हॉल बुक करवाए हैं उनको कैसे पैसे वापस मिलेंगे या फिर वही अरेंज करवाएंगे। शादी हॉल एसोसिएशन इटसेल्फ नहीं मानती इस फैसले को, ना ही कराची में ना ही लाहौर में। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कल हुई हैं, उन्होंने कहा है कि हम गिरफ्तारियां दे देंगे, हम लोग किसी भी इंतहाई कदम की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया तो हम इसको नहीं मानेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब जलसे हो सकते हैं, अपोजिशन भी कर रही है, हुकूमत भी कर रही है, तमाम गैदरिंग्स हो रही हैं, तो फिर सिर्फ शादी हॉल की ही बंदिश क्यों की जा रही है? बिल्कुल, शादी हॉल की ही बंदिश क्यों की जा रही है, जबकि SOPs को हम मेक श्योर कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद हो। और तादाद जो कहा गया था कि जितनी टोटल कैपेसिटी है उसमें निस्फ होनी चाहिए, तो वो भी कहा जा रहा है कि उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। एनीवेज जी, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि कल कराची से भी बात हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, लाहौर से भी हो रही थी, और ये जो बात कि हम जेल चले जाएंगे लेकिन बैंक्वेट हॉल्स बंद नहीं करेंगे, दिस वाज द एक्सट्रीम थिंग जो बैंक्वेट हॉल्स एसोसिएशन की तरफ से कही गई है। हमारे साथ इस वक्त प्रेसिडेंट शादी हॉल्स एसोसिएशन लाहौर मियां इलियास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब। जी वालेकुम सलाम।
मियां साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो इस वक्त सिचुएशन है वो शादी हॉल्स के हवाले से एनसीओसी ने जो फैसला किया है, ये बात सामने आ रही है कि ना ही लाहौर ना ही कराची के जो शादी हॉल एसोसिएशन के अहदेदार हैं वो मान रहे हैं इस फैसले को। क्या इश्यूज हैं, क्या आपकी कोई बात हुई है? क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तो ये कहा जा रहा है आपकी जानिब से कि गिरफ्तारी हम दे देंगे लेकिन फैसला नहीं मानेंगे 20 नवंबर के बाद का। कल जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके साहब जो वज़ीर सनद कोविड के साथ हमारी मुलाकात हुई थी। ठीक। तो उन्होंने हमारी जो के मुशारों से कुछ बातें तय हुई हैं कि जिससे उम्मीद है कि 20 नवंबर से ऑनवर्ड हमारे शादियां खुले रहेंगे। बातें ये तय हुई थी है उसका इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि जो डिस्पोजेबल क्रॉकरी है उसका इस्तेमाल होगा। अच्छा। नंबर 2 है कि हम मैरिज हॉल के अंदर अपने वेंटिलेशन को प्रॉपर बनाएंगे ताकि कोई सफोकेशन ना पैदा हो। नंबर 3 ये बात उसमें टाइम का दौरानिया जो होगा फंक्शन का वो 2 घंटे का होगा और रात को 10 बजे के बाद कोई फंक्शन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो उनके साथ हमारी तय हुई थी। उसके बाद फिर उनकी दोबारा 4:30 बजे मीटिंग की। आज उनकी एनसीओसी की मीटिंग के साथ उनकी मीटिंग होगी आज और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अवाम को परेशान नहीं होना पड़ेगा और ये मामला खैर खूबी हल हो जाएगा। तो मियां साहब इसका मतलब कि ये खुशखबरी है कि आज की मीटिंग के बाद ये पब्लिकली अनाउंस भी कर दिया जाएगा कि मैरिज हॉल्स जो हैं वो अब खुले रहेंगे, 20 नवंबर के बाद बंद नहीं होंगे, लेकिन कुछ चेंजेस हैं जो की जाएंगी। हाँ वो चेंजेस की उम्मीद है कल या परसों तक ये ऐलान बाकायदा हो जाएगा। सही मियां साहब, लेकिन एक चीज़ है जो कि हम आपसे भी डिस्कस करना चाहेंगे कि मैंने गुज़िश्ता में 3 शादियां अटेंड की हैं। मैंने किसी भी शादी हॉल में, चूँकि वो आपके अंडर, आप एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं, आप सरबराह हैं, आपने देखा है तमाम सिचुएशन को, मैंने कहीं पर भी ये इंश्योर होते नहीं देखा कि शादी हॉल के अंदर कोई जा रहा हो और उसने मास्क पहना हो। वहाँ पर सैनिटाइज़र मौजूद होते हैं लेकिन वो किसी की मर्जी होती है। तो फिर ये इंश्योर आप एक बार फिर कैसे करवाएंगे कि मास्क लोग पहने? लोग मास्क नहीं पहनते और आपका अमला जो होता है या फिर जो एसोसिएशन के लोग होते हैं उन्होंने कोई सख्ती नहीं की इस हवाले से। वो बात यह है कि इस मामले में भी हमारी बात हुई है, वो मैं कहना भूल गया था। उसमें यह था कि हमारा जो स्टाफ होगा वो तो सारा कुछ करेगा, उसके अलावा जो जिम्मेदारी होगी, जो मेजबान है जिसका फंक्शन हो रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने मेहमानों को पाबंद करे, नहीं तो वो जो भी उसके लिए सजा होगी या जुर्माना होगा वो उसको देना पड़ेगा। जिससे बात यह है कि उसको एहसास होगा। इस तरह उनका था ये तो जिम्मेदारी भी शादी हाल वालों की, हमारा क्या ताल्लुक है, इसलिए वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते थे। जब किसी के ऊपर आप जिम्मेदारी पड़े तो फिर वो निभाता है। बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है कि ये जो आपको शामिल करेगी कि जो फंक्शन का होस्ट है यानी कि जिसका फंक्शन हो रहा है वो लड़के वाला है या लड़की वाला है, उसका जिम्मेदार होना बड़ा जरूरी था। वो इस बात को इस वक्त सूबाई गवर्नमेंट शामिल कर रही है इस कानून के अंदर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मियां इलियास साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें कराची से ज्वाइन किया है रईस साहब ने, प्रेसिडेंट शादी हॉल्स एसोसिएशन कराची हैं। अस्सलाम वालेकुम रईस साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मियां इलियास साहब लाहौर से तो ये बता रहे थे कि कल उनकी मीटिंग हुई है और प्रोविंशियल लेवल पर उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि कुछ अमेंडमेंट्स और एसओपीज को डिफरेंट करते हुए वो ये कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो जाएगी कि 20 नवंबर से शादी हॉल्स बंद नहीं हो रहे। क्या कराची में आपकी कुछ इस तरह की मीटिंग्स हुई हैं या इसके ऊपर कुछ अपडेट हुई है? क्या अभी भी वही रूल है कि 20 नवंबर से शादी हॉल्स बंद करने हैं? वालेकुम अस्सलाम। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं 3 से 4 दिन पहले ये अहकामात आए थे एनसीओसी की तरफ से जी। और ये रिकमेंडेशन चारों सूबों को भेजी गई थी और उनसे रिकमेंडेशंस मांगी गई थी और साथ में उनसे ग्राउंड्स मांगे गए थे जिधर ये शादी ब्याह की तकरीबात करवाई जा सके। देखिए, कराची के अंदर सिचुएशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो वाज़ेह अहकामात हैं, ग्राउंड्स और पीबी प्लॉट्स पे जो पब्लिक प्लॉट्स हैं उसके ऊपर जो है वो शादी ब्याह की तकरीबात नहीं हो सकती हैं। हमारी सिंध गवर्नमेंट से इस टॉपिक में बात हुई थी कि ऑलरेडी कराची के अंदर बहुत कंजेस्टेड है, उधर ग्राउंड्स वगैरह अवेलेबल नहीं है और गलियों में भी जगह नहीं है। और जबकि इसके ऑल्टरनेट हमारे शादी हॉल्स के अंदर जो बैंक्वेट हॉल बने हुए, अगर गवर्नमेंट की कोई क्यूरी है, देखें कंस्ट्रक्शन होती है तो उस कंस्ट्रक्शन के अंदर वेंटिलेशन के लिए जो है विंडो होती है, खिड़कियां डाली जाती हैं। तो हमने उनको बताया हमारे पास विंडो है, हम विंडो और डोर जो है ओपन कर देंगे, एयर कंडीशन को शट ऑफ करते हैं। अगर आप एसओबी के ऊपर थोड़ी सख्ती करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम स्टेक होल्डर है, हमारे साथ 7 से 8 मिलियन लोग पूरे पाकिस्तान में जुड़ते हैं। खुदारा 6 माह बंद किया है, 6 माह के जब आपने पहले बंद किया था तो हम उसका रिफंड दे रहे हैं। हम उसका सही से रिफंड नहीं दिया, 2 माह के बाद आपने कह दिया
कि आप दोबारा बंद हो रहे हैं। देखिए कोई शादी की तकरीब होती है तो वो कम से कम भी 7-8 बार पहले बुकिंग होती है। जी जी। हमने सिर्फ अभी बुकिंग ही की थी, हमने तकरीबन। लेकिन रईस साहब सिर्फ इससे एक चीज है कि आपने खुद कहा है कि सख्ती की जाए मजीद थोड़ी सी एसओपीज को फॉलो करवाने में। मियां इलियास साहब ये कह रहे हैं कि जो मेजबान होगा उस शादी का वो ही सख्ती करवाएगा अपने गेस्ट को लेकर। ये कैसे मुमकिन है? कोई क्या सख्ती करवा सकते हैं? किस तरह से लोग कह सकते हैं? फिर इसके अलावा जुर्माना लोग आपने कुछ तय किया है? कोई जुर्माना किया जाएगा? आप उसको जो मेजबान होगा उसको जुर्माना करेंगे? क्योंकि ये इंश्योर आपने भी करवाना है, इंतजामिया हर हॉल में तो नहीं जा सकती चेक करने के लिए। देखिए हमारी इस टॉपिक में जो है वो यहाँ कराची के अंदर जो हमारे सिंध के मिनिस्टर हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से बात हुई थी और उन्होंने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पे जो है यकीन दहानी कराई कि हम जो पार्टी होस्ट है उसके ऊपर भी जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे शायद जो आने वाली पार्टी है वो एसओपी को फॉलो ना करे। लेकिन होता ही है वुमन कि इन्होंने जो एनसीओसी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है एक टेबल के ऊपर 4 से 5 या 6 लोग बिठाने की, होता क्या है अगर एक फैमिली के अंदर 8 अफराद आए और उनके साथ उनके बच्चे हैं तो वो अमूमन जो है उस टेबल के ऊपर दो तीन अफराद वो 2-3 चेयर्स बढ़ा देते हैं उसके अंदर। अच्छा फिर प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ता है। जो मुतल्लिका इदारे हैं वो आते हैं और वो चालान कर देते हैं, सील कर देते हैं। ये तमाम इशूज थे, हमने वो डिस्कस किए थे, उन्होंने एग्री किया। उन्होंने कहा पार्टी हाउस जो है उसको भी जो है वो फाइन लगाएंगे, उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। ये सारी चीजें चली रही थी, एनसीओसी की तरफ से नया काम आ रहा है। देखिए ये 6 माह बंद जो हुआ है वो आधे साल का पीरियड था। अब हमारी लेबर, हमारी लाइट इंडस्ट्री और हमारे अंदर सख्त नहीं है कि हम इस चीज को बर्दाश्त कर सकें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रईस साहब, लेकिन मियां साहब ने देखिए जी 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 ये हो जाएगा। अगर नहीं होता, इन केस नहीं होता, मे भी सिंध गवर्नमेंट ने यही कहा है कि आप रिकमेंडेशन दें, हम भी रिकमेंडेशन हमसे एनसीओसी ने मांगी, आप यही माने हम बंद नहीं करेंगे। हम अपनी लेबर को, अपने लाइट इंडस्ट्री को, हम अपने मेंबर्स को भूखा नहीं मरता देख सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके तो कारोबार का मामला है, लेकिन आप ये भी समझते हैं कि जैसे आपने खुद जिक्र किया कि लोग 4-5 माह पहले बुकिंग करा देते हैं, तो लोगों की शादियां हैं, कार्ड छप चुके होते हैं और नवंबर और दिसंबर बिल्कुल सर पर है, तो वो लोग और वो फैमिलीज भी कंसर्न हो जाती हैं। मियां इलियास साहब आपकी तरफ में आऊंगी कि रिकमेंडेशन तो दोनों हुकूमतों ने मांगी है और इसके बाद ही इसके ऊपर अमल दरामद होगा और देखा जाएगा कि हॉल्स बंद होते हैं या नहीं होते। बट इन केस अगर कहा जाता है कि ओपन एरिया में ही शादियां की जाएं, तो उसमें तो मार्केट्स भी एक्सक्लूड कर दी गई कि कनोपी लगी होगी तो वहां भी शादी नहीं हो सकती है। कुछ इस किस्म की स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशंस भी आई हैं। ये तो पहले तो उन्होंने जो बात कही थी कि जी ओपन में शादी करें, कोई शामिल ना लगाएं। ये देखो यहाँ का मौसम, खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, बलूचिस्तान का मौसम ये सख्त सर्द होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीनों में, तो वो पॉसिबल नहीं था। फिर इन्होंने कहा जी वो साइडें खोल दें, वो भी बात हो गई थी। उसने कहा, इसलिए हमने कहा कि हम अपनी कनोपियों की जो साइडें खोल देंगे और उसके अलावा जो हमारे शादी हाल है उसके हम अपना एग्जॉस्ट फैन भी लगा देंगे। ऑलरेडी लगे भी होते हैं हमारे, दरवाजे बिल्कुल सही, यानी कि रीचिंग किया जा रहा है इस तमाम डिसीजन को और रिकमेंडेशंस मांगी जा रही हैं शादी हॉल्स एसोसिएशन से भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी, और फाइनल डिसीजन तो एनसीओसी में ही डिसाइड होगा। वेल थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद है कोई ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जिसमें ना आप लोगों का नुकसान हो, ना ही उन लोगों का जिनकी शादियां अब आने वाले मुतासिर हो, शादियां भी हो जाएं और इसके साथ साथ एसओपीज को इंश्योर भी किया जाए कि वो फॉलो हो जाएं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। इसके लिए कोई भी मैक्सिमम जो स्टेप लेने होते हैं वो लिए जाने चाहिए, जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो कराने के लिए भी स्टेप्स लिए जाने चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको वहां लिए चलते हैं। तो हमें भी जज्बात में आ गए और हमने भी तेजी से ये काम मुकम्मल किया, क्योंकि हम पर यहाँ करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। हम पर इल्ज़ाम है कि आपने जो आपके इख्तियारात थे उनसे तजावुज़ किया है, ये इल्ज़ाम है। तो अगर जज्बात में आकर आईजी को अगवा किया जा सकता है, तो जज्बात में अवाम की तकलीफ दूर करने के लिए भी इख्तियारात से तजावुज़ किया जा सकता है। ये मामलात हैं। जो कल की रिपोर्ट है उसकी सबसे ज़रूरी बात वही है जो आज हमने अदालत में कहा है कि अवाम के सामने बात की जाए। ये अवाम के मसाइल हैं। हमने कहा कि हम पे जो इल्ज़ाम आपने लगाया है इस केस को टीवी कैमरे के सामने लगाया जाए, अवाम को दिखाया जाए कि यहाँ क्या हो रहा है। इसी तरह ज़रूरी है कि जो तफ्तीश कराची में हुई है उसको पब्लिक के सामने रखा जाए,
उसको पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए ताकि अवाम देख सकें कि इस मुल्क में हुआ क्या है। हम हाजिर हैं। अगर एक मुल्क के वज़ीर आज़म को आप अदालत में खड़ा कर सकते हैं, उसकी तस्दीक कर सकते हैं, उस पर इल्ज़ामात लगा सकते हैं और अवाम को बता सकते हैं बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके और इल्ज़ामात लगा के अखबारों में बयान दे के टीवी पर आके वफाकी वज़रा की लाइन बता सकती है, तो ये भी ज़रूरी है कि अवाम को पता हो कि कराची में जो आईजी का अगवा का वाक़या हुआ उसके हक़ाइक़ क्या हैं। ये पब्लिक डिबेट का हिस्सा होने चाहिए, ये रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, वरना हमेशा इबहम रहेगा। जिस तरह आज तक लियाकत अली खान साहब के कत्ल का नहीं पता चल सका, तो ये भी उसी किस्म का एक वाक़या पाकिस्तान की तारीख में होगा। बहुत शुक्रिया। खान अब्बासी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, एक बार फिर तनकीद की हुकूमत पर और इसके साथ नैब केसेस के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की है। ये तमाम मामला अपनी जानिब, लेकिन इसके साथ साथ जो सिचुएशन इस वक्त हमने देखी है पॉलिटिकली, जो इस वक्त गिलगित के हवाले से हो रही है, सब कुछ सामने आ रहा है, तो खासा एक्टिव नजर आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। बिल्कुल, गिलगित इलेक्शंस की भी बात करेंगे और भी बहुत कुछ है आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक बड़ी मज़ेदार गहमा गहमी और फुल ऑफ एक्साइटमेंट मैं कहूँगी गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन कैंपेन्स चल रही हैं वो मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से जलसों की सूरत में भी नज़र आ रही हैं, जहाँ पर भरपूर शिरकत होती है अवाम की, और जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है वैसे वैसे अवाम जो है वो और एक्साइटेड होती जा रही है। सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो बहुत एक्टिव हैं, इसके साथ साथ मरीम नवाज़ बहुत एक्टिव रही हैं गुज़श्ता चंद दिन से। तो इस वक्त सिचुएशन क्या है, पारा कितना हाई है, क्योंकि अब इलेक्शन में तो चंद ही दिन रह गए हैं, तो हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में ही मौजूद हैं गुज़श्ता कई दिन से, उस्मान जावेद। उस्मान, क्या सिचुएशन है? गुज़श्ता कई दिन से आपने देखा इस वक्त रैलीज और साथ साथ जलसे हो रहे हैं भरपूर, क्या सिचुएशन है इस वक्त? देखें, गिलगित बल्तिस्तान का मौसम इंतहाई सर्द है और सर्द मौसम में जो सियासी लीडरान है उनकी वजह से टेम्परेचर खासा हाई है। सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का उन्होंने दौरा शुरू किया। खपलू से उनका दौरा शुरू हुआ और खपलू स्कर्दू से होते हुए अब गिलगित के तमाम जो हल्के हैं वहाँ पर दौरा कर रहे हैं। तकरीबन 3 दर्जन से ज़ायद कॉर्नर मीटिंग और जलसे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरीम नवाज़ भी स्कर्दू आई। स्कर्दू के बाद आज गिलगित में जलसा करेंगी। गिलगित के साथ साथ आज हुंजा में भी उनका जलसा है। इसके साथ साथ अगर हम हुकूमती जमात की बात करें तो हुकूमती जमात के वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर भी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर है और मुख्तलिफ हल्कों में जाकर मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान और अपनी इलेक्शन कैंपेन किए हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित के इलाके में और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी के झंडों की बहार है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पर बैनर्स वगैरह भी आवेदन किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि आवाम में भी खासा जोशो खरोश जो है वो भी देखने में आ रहा है। जो भी जलसे हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसमें आप जयालों की बड़ी तादाद जो है वो देखने में आ रही है। इसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, इसके साथ साथ जो दीगर आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी जहाँ जहाँ पर जो जलसे मैंने अब तक कवर किए हैं उसमें भी तकरीबन हर जलसे में 2 से 3 ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इजहार कर रहे हैं। और गुज़श्ता रोज भी जलसा हुआ और आज हम देख रहे हैं और पूरे खिताबात भी सुन रहे हैं पार्टी लीडरान की तरफ से। अवामी जोश और जज्बा बताइएगा, अवाम से आपकी बात हुई है, उनकी एक्साइटमेंट लेवल क्या है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बैकग्राउंड में जो इतने कैंपेन्स वाले लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं और बैनर्स लगे हुए हैं, इट्स लाइक अ इलेक्शन टाइम स्क्वायर जहां पर आप खड़े हैं, क्योंकि बैकग्राउंड आपका काफी कलरफुल है। देखें, ये मरकज़ है गिलगित का मरकज़ है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन ऑफिसेज मौजूद हैं। आज़ाद उम्मीदवार की बात करें तो आज़ाद उम्मीदवारों की भी खासी तादाद में यहाँ पर जो है वो इलेक्शन में नज़र आ रहे हैं और उनके भी यहाँ पर जो इलेक्शन ऑफिसेज हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, PTI और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनका भी जो कैंपेन है वो भी जारी है। अगर हम हुकूमती जमात की बात करें
करें तो हुकूमती जमात को इस वक्त 3 जमातों का तावन हासिल है, जिसमें जो मजहबी जमातें हैं उनका उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में अपने उम्मीदवार विदड्रॉ भी करवाए हैं और मुख्तलिफ जगहों पे बाज़ जगहों पे ऐसा देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको 2 दीगर सियासी मजहबी जमातें इत्तेहाद जो मजहबी जमातें और इस वक्त जो नजर आ रहा है, ये बताइएगा कि आखिरी कैंपेन का दिन कौन सा होगा और कौन कहां जलसा करेगा आखिरी दिन? देखिए, अभी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो 12 तारीख को आखिरी गिलगित में जलसा करेगी। इसके साथ साथ 12 तारीख की रात 12 बजे तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम कैंडिडेट्स को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त दी गई है और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना आखिरी जलसा गिलगित में करेंगी। और आज गिलगित में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का भी जलसा है। इसके अलावा आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी 4 मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करेंगे। 3 जो है वो रोड के ऊपर खिताब करेंगे, जबकि एक जो आखिरी उनका खिताब होगा वो कॉर्नर मीटिंग की शक्ल में उनका खिताब होगा। यूं उनकी आज के दिन 4 मसरूफियात हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस वक्त अपना जोर जो है वो लगा रही हैं, वोटर्स के पास जा रही हैं, उनको मनाने का अमल जो है वो जारी है। और देखिए, ये तमाम जोर और वोटर्स को मनाने का अमल और इलेक्शन कैंपेन सिर्फ कल तक है। कल रात 12 बजे के बाद इलेक्शन कैंपेन खत्म हो जाएंगी और फिर इलेक्शन डे होगा और फिर देखेंगे कि जलसों में जो इतनी शिरकत रही, इतना क्राउड देखने में आया, लेकिन एक्चुअली आवाम ने ठप्पा किस पर लगाया और चूज किसको किया एज देयर ओन लीडर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने हमें सिचुएशन बताई इस वक्त क्या है। अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इलेक्शन डे पर लोग निकलेंगे, फिर अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हुए बाहर निकल कर अपने मर्जी के नुमाइंदे को चुनेंगे, ये बड़ा जरूरी है। तो जरूर जाइएगा, जो इलेक्शन में अपने आपके पसंदीदा नुमाइंदे हैं उनको वोट दीजिए। बिल्कुल, इसी के साथ नाज़रीन हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब में गुज़िश्ता कई दिन से और 5 साल से ये मामला आपने देखा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से ये मामला फिर आ चुका है। स्मॉग के हवाले से फ़ज़ाई आलूदगी, लाहौर का नंबर दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है और शहरियों को साइकिलों की तरफ राग़िब नहीं किया जा सका, क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है जब आप बाहर निकलते हैं ओपन में, अगर आपने मास्क न पहना हो तो अजीब सी स्मेल आती है जली हुई, जिसकी वजह से आपके गले और बेखराश आती है, आंखों में जलन होती है। इसको स्मॉग कहते हैं और ये बड़ी परेशान कुन हद तक बढ़ चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि आलूदा मटीरियल से बना हुआ ये जो धुआं सा हेज़ सा फील होता है, जो कि बिल्कुल भी धुंध नहीं है, उसे स्मॉग कहा जाता है और इसकी वजह से अब दुनिया आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर लाहौर, उस लिस्ट में लाहौर जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया है। फिजाई आलूदगी का मसला संगीन होता जा रहा है और लाहौर में मजमूई तौर पर अभी तक का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो 400 तक पहुंच चुका है। कैसे इससे बचा जाए? जहां कोविड-19 की वेव है, बहुत से वायरल इन्फेक्शंस वैसे ही इस सीजन में बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं और स्मॉग की वजह से आंखों की जलन, गले की बीमारियां, जुकाम और नज़ला जैसी बीमारियां अगर हों तो फिर प्रॉब्लम मजीद बढ़ती चली जाती है। इंडिया का जो शहर दिल्ली है वो सबसे ज़्यादा आलूदा है और उसके बाद अब नंबर आ गया है लाहौर का। कैसे इससे बचना है? एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? वजूहात क्या हैं? हम अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? इस पर आज हम बात करेंगे और इस पर हमारे साथ मौजूद हैं अली इजाज साहब, डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम अली इजाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये सिचुएशन अब गुज़िश्ता 5 साल से आपने देखा, 2015 से ये मामला चल रहा है। स्मॉग जब शुरू हुई ऑब्वियसली हमने सुना था कि लोग मास्क पहनकर घूमे फिरेंगे, चाइना में हमने सुना था, दिल्ली में, अब लाहौर में भी ये रूटीन बन चुकी है। इस सीज़न में नवंबर आता है तो स्मॉग हर तरफ हो जाती है। 5 सालों में ये सिचुएशन बढ़ती गई है, मामला कंट्रोल नहीं हुआ कुछ इस तरह से। अब क्या सिचुएशन है, कैसे डील कर रहे हैं आप? बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है, ओरिजिनल फिनोमेना है। कोई एक शहर या एक मुल्क इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता सिंगल हैंडेडली। अगर अभी आप देखें प्रेजेंट प्रीवियस 3 और 4 डेज़ में जो हमने सेटेलाइट इमेजेस देखे हैं तो इंडिया के अंदर मैसिव क्रॉप्स बर्निंग हो रही है। उनका जो ईस्टर्न पंजाब है वो फुली कवर्ड आपको लाल रंग में नज़र आएगा इंफ्रारेड इमेजेस की वजह से। और जब उसका वो क्लाउड है वो मैक्सिमम डिस्टर्ब कर रहा है, इंडिया को खुद भी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है जी। मगर 3-4 दिन से विंड फ्लो हो गया टुवर्ड्स पाकिस्तान, ईस्ट टू वेस्ट हो गया। तो वो जब क्लाउड हमारी तरफ मूव करना शुरू हुआ तो लाहौर में सिचुएशन जो है ख़राब होना शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। और ये प्रीवियस 3-4 डेज़ में जो हम AQI बहुत हाई देख रहे हैं वो उस क्लाउड की वजह से। सैटेलाइट पे देखें तो एक बहुत बड़ा क्लाउड आपको नज़र आएगा
जिसने इंडिया को तो पूरा इनगल्फ किया हुआ है, मगर जो बॉर्डर्स एरिया हैं पाकिस्तान के उनको भी बड़ा बैडली हिट कर रहा है। लाहौर चूँकि बिल्कुल पंजाब के साथ उसका बॉर्डर लिंक करता है। लाहौर और जो भी पंजाब के बॉर्डर्स के एरियाज हैं वो बैडली इफेक्टेड हैं इसमें। बिल्कुल सही। लेकिन अली साहब, वी कैन नॉट इंटायरली ब्लेम इंडिया फॉर दैट। हम हर दफ़ा सिर्फ यही एक बात कह दें कि भट्टों की वजह से है, क्रॉप बर्निंग की वजह से है, या इंडिया में फसलों को आग लगाई जा रही है। पाकिस्तान में भी ये हो रहा है, इवन लाहौर के अंदर हो रहा है। मैं खुद इस चीज़ की विक्टिम हूँ कि मेरे घर के इर्द गिर्द बहुत ग्रीन खेत हैं और क्रॉप बर्निंग हो रही है, मैंने खुद देखा है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं अपने एंड पर चीज़ों को कंट्रोल करने में, और क्या सज़ा है क्रॉप बर्निंग की? क्योंकि कोर्ट ऑर्डर्स तो क्लियर कट मौजूद हैं कि भट्टे भी बंद रहेंगे, क्रॉप बर्निंग भी नहीं होगी इस पूरे टाइम के अंदर, ताकि हम लोग अपना रोल प्ले कर सके स्मॉल। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का बड़ा एक्टिव रोल है। उन्होंने एक इमरजेंसी इम्पोज करते हुए भट्टे तमाम बंद कर दिए हैं। इस टाइम लाहौर में कोई 90% भट्टे बंद कर दिए जा चुके हैं। उसके बाद क्रॉप्स बर्निंग के ऊपर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है। कुछ 2600 के करीब उन्होंने FIRs भी किए हैं। उसके अलावा वो मशीनरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं किसानों को, मगर फिर भी जो पिल्फरेजेस हैं वो FIR दे रहे हैं। देन स्पार्को हमें थर्मल एनॉमलीज रिपोर्ट कर रहा है डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, और उसके बाद हमारी रेवेन्यू की टीम्स जा रही हैं और एग्रीकल्चर की टीम्स जा रही हैं जो कि एक्शन कर रही हैं। सही। लेकिन मसला यहाँ पर ये है रिजाज साहब कि भट्टा बंद कर देना हल नहीं है। ऑब्वियसली वो भी कारोबार है, लोगों के कारोबार बंद हो जाते हैं, बड़े मसाइल आते हैं। फिर फैक्ट्रीज़ को बंद किया जाता है जहाँ से धुआं निकलता है। ऑब्वियसली शहरों के बड़े करीब फैक्ट्री हैं, बल्कि फैक्ट्रियों के करीब शहर बन गए, ये भी मामला हुआ। फिर इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कहते हैं जी धुआं छोड़ती गाड़ियों को हम पकड़ेंगे, और वो भी स्मोक में हिस्सा डाल रही हैं अपना। लेकिन ये 5 साल से कर रहे हैं, 5 साल से हमने कोई बेहतरी इस तरह से नहीं देखी है। आज फिर 5 साल बाद भी यही बात आ रही थी, इंडिया में क्रॉप जल गई। हमने क्या किया? हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को क्या देखा? क्या हमने इन्वायरमेंट फ्रेंडली कुछ सिचुएशन बनाई, फॉरेस्ट्री में काम किया, आपस में आपकी कोऑर्डिनेशन है जिससे हम देखेंगे कि ये जी 5 साल में हमने यहाँ तक काम कर लिया, आगे ये करना है? वेल इसमें भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़े अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए, क्योंकि हमारे पास कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा था गाड़ियों को इम्पाउंड करने का रूल, तो उन्होंने हमें अलाउ किया और 3 डेज़ हम कोई भी गाड़ी इम्पाउंड कर सकते हैं जो धुआं छोड़ रहे हैं। अब तक कोई राउंड अबाउट कोई 700 के करीब गाड़ी इम्पाउंड की जा चुकी हैं और 2 मिलियन के करीब फ़ाइन किया जा चुका है। हाई कोर्ट ने फ़ाइन की अमाउंट को भी इंक्रीज़ कर दिया, जो पहले 200 थी अब वो 2000 है, और जो भी गाड़ी धुआं छोड़ रही है उसको 2000 फ़ाइन किया जा रहा है। 2 स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई इस ऑर्डर के अंडर, जिसमें CTO की टीम है, इन्वायरमेंट की टीम है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम है। उसके अलावा जो भट्टे हैं, भट्टे हम हरगिज़ बंद इस तरह के भट्टे नहीं कर रहे जो जिग जैग पे हैं। अच्छा। हम बेसिकली उन्हें पुश कर रहे हैं कि वो जिग जैग की तरफ आ जाएं, ये बंद करने का मकसद भी ये है। और अब हाई कोर्ट ने बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन दे दी है, कोई भट्टा पुरानी टेक्नोलॉजी पे नहीं चलेगा, ठीक है, सिर्फ वो भट्टे चलेंगे जो जिग जैग पे चलेंगे। और 50% भट्टे लाहौर के कन्वर्ट हो रहे हैं और होपफुली विद इन 10 डेज़ वो आपको नज़र आ जाएंगे, वो चल पड़ेगे। फिर इंडस्ट्री जो हम बंद करते हैं, हमें भी पता है कि हर इंडस्ट्री के साथ 200-400 लोगों का रोज़गार है और मोस्टली डेली वेजेस होते हैं। जस्टिस साहब का इस पर स्पेशल कंसर्न होता है कि कोई भी इंडस्ट्री को बंद करें तो लोगों का ख्याल किया जाए। उसमें हमारी एफर्ट होती है कि यूजुअली सिस्टम्स भी लगे होते हैं, कुछ थोड़ी सी ख़राबी हो जाती है, किसी ने फ़िल्टर नहीं चेंज किए, मोटर्स ख़राब हो गई, वो चला नहीं रहे, या वो शायद उनकी अपनी नेग्लिजेंस है कि वो चलाना नहीं चाहते। उसके ऊपर एक तो हम CCTV कैमरास लगवा रहे हैं, एक कंट्रोल रूम बन जाए, उसके ऊपर लाहौर की पूरी इंडस्ट्री आ जाए और हम मॉनिटर कर सकें कि किसका सिस्टम चल रहा है किसका नहीं। और फिर जब वो ठीक करवा लेते हैं, 1-2 दिन उनको बंद करके डीसील कर दिया जाता है जब सिस्टम उनका एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अली साहब, ऐसा क्यों लगता है कि ये तमाम काम जो हैं वो इसी टाइम पीरियड में याद आते हैं, जब साल अक्टूबर एंड होना शुरू होता है और नवंबर शुरू होना होता है, तब एकदम से ऐसा लगता है कि तमाम डिपार्टमेंट्स को याद आ गया, ओहो स्मॉग हो गई और ये भी कर लें, ये भी मेजरमेंट्स ले लें, ये भी ले लें। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 विच इज़ वेरी अनहेल्दी, 200 क्रॉस कर जाए तो अनहेल्दी इन्वायरमेंट शुरू हो जाता है। लाहौरियों का या पंजाब में रहने वालों का क्या कसूर है कि 5 साल में हम कोई परमानेंट सद्देबाजी नहीं कर सके इसका? मैम इसमें इशू ये है कि इस टाइम जो प्रेजेंट सिनेरियो है, आपको बहुत ज़्यादा एक्शन इसलिए नज़र आता है कि ये एक एमरजेंसी कंडीशंस हैं। ईयर अराउंड हमारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। हमने पूरे ईयर्स में कोई 509 इंडस्ट्रीज थी जिनके ऊपर स्क्रबर्स इंस्टॉल करवाए। भट्टों के ऊपर हम मैक्सिमम एफर्ट कर रहे थे। हमने सॉफ्ट लॉन का पूरा उनका प्लान किया और उन्हें प्रोवाइड भी किया जा रहा है। उन्होंने डिज़ाइन किया, उनकी ट्रेनिंग करवाई। एक लंबा प्रोसेस है इंडस्ट्री को शिफ्ट करने का, 1 डे हो नहीं सकता ये ऑब्वियसली। उसके बाद हमने कोई 216 चोकिंग पॉइंट आइडेंटिफाई किए जिनकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन होती है और ट्रैफिक कंजेशन एक मेजर है, उसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया, उन्हें रिमूव किया जा रहा है। तो ये एक लंबी वर्किंग है। इसके साथ कोई आप ये भी काम कर रहे हैं कि जो जिस तरह से कहा जाता है कि लाहौर में सीमेंट ज़्यादा यूज़ हो गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इधर यहाँ पे काम उतना कर नहीं सका, दरख्त बहुत कटते हैं जिसकी वजह से आलूदगी बढ़ रही है,
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, जो भी आपकी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो लाहौर के बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, इसके अलावा ये तमाम डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन हो ताकि एक दूसरे से लाइजन करके आप काम कर सकें और बेहतरी ला सकें, इस पर कुछ काम हुआ? बिल्कुल, इस पर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ। आपने देखा होगा PH ने अर्बन फॉरेस्ट जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर काफ़ी काम करना शुरू किया और 2-3 अर्बन फॉरेस्ट उन्होंने इंस्टॉल भी किए। हाल तो उसको लगाने की काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है। उसके बाद कोई ऐसा प्रोजेक्ट अलाउ नहीं किया जा रहा जिसमें बहुत ज़्यादा ट्री कटिंग हो, वो ना इस टाइम किया जा रहा है। प्रीवियस पास्ट में जो हुआ है वो हमें फेस करना पड़ रहा है। उसको इस सिचुएशन को रिमूव करने के लिए हम अर्बन फॉरेस्ट जो है कॉन्सेप्ट उसको इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, राइट। अली इजाज़ साहब, जाते जाते एक छोटा सा सवाल कि अगर लोग कंप्लेन करना चाहें कि उनके इर्द गिर्द कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो क्रॉप्स बर्निंग के हवाले से हो, कूड़े को आग लगाने के हवाले से हो, या ड्रिलिंग का काम कोई करा रहा हो और उससे स्मॉग जो है उसमें इजाफा हो रहा हो, वो कहाँ कंप्लेन करें, किस तरह से शिकायत कर सकते हैं? मल्टीपल इसमें है। एक तो बड़ा अच्छा प्राइम मिनिस्टर पोर्टल का टूल है हमारे पास। उसके बाद EPA की एक अपनी वेबसाइट है, उस पर पूरी डायरेक्टरी है, पूरे पंजाब के सारों के नंबर्स हैं। देन थर्ड ऑप्शन आ जाता है कि DC ऑफिस इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। उनका एक कंट्रोल रूम है जो रेगुलरली एक्टिव होता है, वो स्मोक को भी देख रहा है इसमें। ओके, सो बेसिकली ये 3 से 4 डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें आप कंप्लेन करें, क्योंकि सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर आप कहीं पर देखते हैं धुआं निकल रहा है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री या कोई है, कहीं पर आग लगाई जा रही है गैर कानूनी तौर पर, तो वहाँ पर आप ज़रूर रिपोर्ट करें, क्योंकि डिपार्टमेंट्स अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन लाहौर जैसे बड़े शहरों में बड़ा मुश्किल होता है हर जगह पर हर गली में जाके चेक करना। तो उसका यही हल है कि आप विजिलेंट हों और खुद देखें कहाँ पर मसला है, उसको रिपोर्ट जरूर करें। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच अली इजाज़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। गुड लक फॉर दिस टास्क। आई रियली होप कि जो भी इंडिकेशन और मेजरमेंट्स आप मेंशन कर रहे थे उसके ऊपर एक्चुअली अमल दरामद हो और पिछले सालों के निस्बत ख़त्म ना सही लेकिन कम होता हुआ तो नजर आए, ताकि पता लगे कि एक्चुअली कोई प्रोडक्टिव काम हो रहे हैं। वेल, थैंक यू सो मच जी। और हमें चलना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेते हैं फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और एक अच्छी खबर आपको देंगे कि मुल्क में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला कारोबारी हफ्ते के आगाज पर से ही जारी है, जिसके बाद इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम हुई और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रुपए की कदर में 1 अक्टूबर से 3.1% इजाफा देखा गया। बिल्कुल, और ये बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसियों में इंडोनेशिया और जनूबी कोरिया के बाद एशिया में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ चुका है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर डॉलर की रेट को देखा जाए कि बेहतर हुआ है, इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 7 माह की कम तरीन सतह पर आई है। 168 तक चला गया था, अब ये सस्ता होकर 158 रुपये 91 पैसे पर बंद हुआ है। और इसके साथ साथ ओपन मार्केट में भी डॉलर अभी तक सस्ता देखा जा रहा है। फॉरेक्स एसोसिएशन का ये कहना है कि ओपन मार्केट में $1.50 सस्ता हो गया, जिसके बाद ओपन मार्केट में 158.8 पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से अब हम उम्मीद करते हैं कि महंगाई में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन वो हमें अभी भी देखने में नहीं आ रही है। 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन चल रही है, रेट 10.5 से ऊपर जा चुका है, तो ये भी तशवीशनाक बात है। लेकिन दूसरी तरफ डॉलर कम हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन हुकूमत के जो 800 दिन मुकम्मल हुए, 800 साल कहने लगी थी मैं 800 साल चाहती हैं मुझे लगा कि ये 800 दिन जो है वो 800 सालों के वही थे शायद। इस अरसे में आवाम के लिए अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ है, आवाम की परेशानी बढ़ती जा रही है। और अब हमने ये भी विटनेस किया कि डॉलर 1 रुपया बढ़ता है तो महंगाई का ग्राफ एकदम ऊपर चला जाता है, लेकिन डॉलर तकरीबन 10 रुपये कम हुआ, महंगाई का ग्राफ ऐसे नीचे क्यों नहीं आया? दस्तावेजात के मुताबिक 17 बड़े शहरों की औसत कीमत की बुनियाद पर जो हुकूमत की ये कारकर्दगी है, इसमें चीनी, आटा, दालें, चावल, सब्जी, फल, ये वो तमाम चीजें हैं जो अशियाए जरूरिया के अंदर आती हैं, कीमतें कम नहीं हुई। बिजली की मद में, यूटिलिटी बिल की मद में हम हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट की ही मद में सही वो आप पूरे के पूरे आवाम के सारिफीन पर वो 808 अरब का खसारा हो या 10 अरब का हो जो पूरा करना पड़ता है। वो गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से देख लें, पानी की कीमतों में इजाफे के हवाले से देख लें, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से देख लें, कमी क्यों नहीं नजर आ रही? अगर गुड न्यूज रुपया मुस्तहकम होने की मिल रही है तो महंगाई बेहतरी में आ रहा है, बल्कि रुपया बेहतर हुआ है, कदर बेहतर हुई है, एशिया में बेस्ट परफॉर्मेंस जा रही है, 3 बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में आ रहा है, तो फिर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा? क्या वजूहात हैं? ये किस तरह लिंक किया जा सकता है आवाम पर? इसको क्यों नहीं इसके असरात हो रहे? फिर ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन का भी कसूर है, तो असल मामला है क्या? शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं ये तमाम मामला और किस तरह से इसको वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब।
जनाब वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो सिचुएशन इस वक्त है सबसे पहले हम डॉलर की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब डॉलर 50 पैसे या 1 रुपये बढ़े तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये होता है, महंगाई बढ़ जाती है। लोग कहते हैं डॉलर महंगा हो गया तो इस वजह से हर चीज़ महंगी हो गई। अब डॉलर 10 रुपये सस्ता हुआ है पिछले 2 महीने में, लेकिन हमने ये देखा है कि कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्या वजह है इसकी? देखिए, अभी आपने कहा कि ये थर्ड बेस्ट है एशिया की, हमारी जो रुपये कद में बेहतरी है जी। इससे कुछ हफ्ते पहले बात हो रही थी कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हमारा एशिया में जो है फोर्थ है। जी जी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जब ये फोर्थ कट की बात हो रही है तो जिस वक्त इमरान खान साहब ने हलफ उठाया था उसके मुकाबले में आज 1200 अरब रुपया नीचे जा चुका है। 1200 अरब रुपए आम अल्फाज में कहें लोगों के डूब चुके हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो आपकी 1200 अरब नीचे गई है। तो ये जंगलरी की बात हम छोड़ देते हैं, मेरे ख्याल से हकाइक पर बात करते हैं। पहली बुनियादी बात ये थी कि अगर रुपए की कदर में कमी से फायदा होता है इम्पोर्ट्स में जी। और इम्पोर्ट सबसे ज्यादा आपकी है तेल की। तो तेल की कीमत में आलमी मंडी में कमी हो या रुपए में कमी हो, उसका फायदा अवाम को मुंतकिल पूरा नहीं किया जाता, बल्कि टैक्सों की चोरी के नुकसानात को जो है पूरा किया जाता है। एक तो बुनियादी चीज ये है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि रुपए की कदर से जो इम्पोर्ट्स में आपको फायदा होता है रुपीज में, उससे कई गुना ज्यादा महंगाई बढ़ती है वफाकी हुकूमत के इक़दाम से, सूबाई हुकूमतों के इक़दाम से, और जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, स्टेट बैंक, FBR, SCCT, इन सब के जो इक़दाम हैं वो ये है कि अवाम पर बोझ डालें और ताकतवर तबकों को नाजायज फायदा पहुंचाएं। और अगर एक जुमला मैं ये कहूँ कि ताकतवर तबकों को, जिसको माफिया भी कहते हैं, अशराफिया भी कहते हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए अगर कानून में तब्दीली करना पड़े तो कर दें, अगर कानून को तोड़ना पड़े तो कर दें। और अवाम को कुचलने के लिए अगर कानून को तोड़ना पड़े तो तोड़ देते हैं। ये भी किया गया है, स्टेट बैंक ने अभी किया है। तो मेरा कहना यह था कि अशराफिया जो मुल्की है उसका एक गठजोड़ है हुकूमत के साथ, हालांकि हुकूमत को उनको रेगुलेट करना चाहिए। तो ये जो अशराफिया का गठजोड़ है, जी आप कुछ फरमा रहे? नहीं, आपकी बात सुन रहे हैं जी। तो अशराफिया का गठजोड़ है रियासत हुक्मरानों के साथ कि अवाम को कुचला जाए, अवाम के ऊपर बोझ डाला जाए और ताकतवर तबकों को नाजायज फवाइद पहुंचाए जाए। दूसरी तरफ ये जो न्यू ग्रेट गेम है अमेरिका का, उसमें जो है आलमी बैरूनी माफिया भी है, जिसमें IMF भी है, FATF भी है, इस्तेमारी ताकतें भी हैं। तो हमारी हुकूमतें इक़्तिदार के लिए उनके साथ गठजोड़ कर लेती हैं, तो वो भी महंगाई बढ़ाती हैं। और ये जो ताकतवर तबकों से कानून तोड़कर उन पर बोझ डाला जाता है, तो ये जब तक अशराफिया का ये गठजोड़ नहीं तोड़ा जाता, आवाम को एजुकेट नहीं कर दिया जाता, तो आपके ना महंगाई में पायदार कमी आएगी, ना मईशत तरक्की करेगी। शाहिद साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने दो चीजों में बांट दिया इस पूरे तबके को। एक ताकतवर तबका जो अशराफिया तबका है, एक माफिया है जो चीज़ों को कंट्रोल करके, वो चाहे डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंस क्रिएट करके महंगाई करे या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके जो है वो ब्लैक में चीज़ें फ़रोख्त करे। बट मुझे सिर्फ ये कहिएगा कि जब काबीना की मीटिंग्स होती हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब फोकस करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करना है। हर कोई इस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है कि जो सरकारी नेकनामा है उस पर अमल दरामद करें छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और डॉलर के साथ इसको कहीं ना कहीं मैच किया जाता है, वो चाहे IMF की वजह से हो, वर्ल्ड बैंक कर्जों की वजह से हो या जिस भी वजह से हो। अब क्यों नहीं इसके ऊपर फोकस किया जा रहा? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, 10 रुपए कम हुआ है, 10 रुपए का रिलीफ नजर आना चाहिए हर चीज में। गवर्नमेंट क्या करे इसमें? छोड़ दीजिए माफियाज को और अशराफियाज को। नहीं, देखिए मैंने हुकूमत को भी अशराफिया कहा है, पहले हुकूमत को भी मैंने अशराफिया कहा है। I was about to skip that, लेकिन आप फिर आ गए उस पर। SCCT को भी कहा है, FBR को भी कहा है, NAP को भी कहा है। ये तो अशराफिया सारी है ना। असल चीज जो समझने की है वो ये है कि हम चाहते क्या है। देखिए महंगाई जो बढ़ती है उसको आप दो हिस्सों में बांट लें। एक वो है जिसका नोटिस लिया जाता है, यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी, स्मगलिंग। ये इसका हिस्सा छोटा है। असल जो महंगाई है वो माशी पॉलिसियों की वजह से है, जो ताकतवर तबकों को नवाजने की है, जो टैक्सेशन की है कि आवाम पर टैक्स ना लें और आवाम पर GST लगा दें, यूटिलिटीज के नफ बढ़ा दें। तो असल जो पाकिस्तान में बड़ा हिस्सा महंगाई का है वो हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से है, और छोटा हिस्सा जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग से है। तो जब ये बात करते हैं कि हमने नोटिस ले लिया, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी से और मुनाफाखोरी की और स्मगलिंग को रोकने के लिए नोटिस दिया जाता है। असल जो महंगाई की वजह वो तो खुद है, वो पॉलिसियाँ तब्दील नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे। और एक तो ये चीज़ है। दूसरी जो आप लिंक करने की बात कर रहे हैं, मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पर मिसाल दें।
जब ये इस हुकूमत के आने से पहले जो 3 साल थे, स्टेट बैंक के मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुताबिक 3 सालों में अफराद रिजर्व जो थी 4.1% औसत था, जो इस 3 साल का औसत इनके आने से जी। और जनवरी 2020 में अगर आप चले जाएं तो महंगाई हो गई थी 14.6 और यही इलाकों में खाने पीने की हो गई थी 23.8। तो अगर 4% से 4.1% से 14.5 आ गई और 28, लेकिन शायद साहब वो कह रहे हैं वापस भी तो आ रही है, ये सिंगल फिगर पे भी आ गई थी, 7 से 8 पे आ गई थी, अब फिर 10 पे चली गई है, फिर डॉलर भी कम हो रहा है, फॉरेन रिजर्व बेहतर हो रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज काम कर रही है, इंडस्ट्री काम कर रही है। तो ये आइंदा 2 से 4 महीनों में जो इनकी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट के मुताबिक बेहतरी आ सकती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, मैं तो आपको हक़ाइक़ बता देता हूँ, फिर लोग जो सुन रहे हैं वो भी फैसला कर लें, आप भी कर लें। पहली बात ये थी कि हमने जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हुआ है, जी, तो जरा से मैं तो कहता हूँ इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर एक आदमी अपनी फैक्ट्री को 2 साल के लिए बंद कर दे और फिर कहे कि जनाब मेरी तनख्वाह का बिल और बिजली का बिल जो है वो कम हो गया, खुदा के गजब से डरें। 17 अरब डॉलर की इम्पोर्ट इस हुकूमत ने कम की है, 17 अरब डॉलर की इम्पोर्ट कम की है, जिसमें जरूरी इम्पोर्ट में है, मईशत आपने चौक कर दी। तो ये किसने किया? मैं तो कहता हूँ कि IMF ने भी कहा था कि इतना करें और बजट में भी इतना नहीं करना था। तो ये कौन से इकोनॉमिक मैनेजर थे, बाहर का किसका इन्फ्लुएंस था कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए इम्पोर्ट को इतना कम कर दिया जाए कि मईशत तबाह हो जाए, जो उन्होंने कर दी है। इस पर मेरे ख्याल से एक कमीशन बना लें आप कि आप जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो आपका बेहतर हुआ है 20 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर पर आ गया, तो वो जो 17 अरब डॉलर आपने इम्पोर्ट कम कर दी, बरामदात तो आपकी ठीक। तो शाहिद साहब फिर आपका मैं प्रीवियस बयान जो आपने मेरे साथ प्रीवियस कॉन्वर्सेशन में पूरी जिम्मेदारी के साथ दिया था कि बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर ये जो सरप्लस में जा रहा है ये आपको डेफिसिट में नजर आएगा और पिछले साल से ज्यादा डेफिसिट में जाएगा, आप उस पर अभी भी कायम हैं? मैं कायम हूँ या नहीं, होना यही है मेरे कायम। मैं तो चाहता हूँ कि हमारा डेफिसिट ना हो, हम सरप्लस जाए। लेकिन आप ये फोर्स कर रहे हैं कि लग रहा है आपको ऐसे कि हो जाएगा? बिला शुबा ये माइनस में जाएगा, कोई शुबे की बात नहीं है। करंट अकाउंट का जो ये कोई पहली दफा इन्होंने नहीं पाकिस्तान में कर लिया है। आपको मैं याद दिलाऊं 2011 में पूरे साल का सरप्लस आ चुका है पाकिस्तान में, वो दोबारा खराब हो गया। असल चीज जो समझने की है मैं आपको 1-2 लाइन में समझा दूं। आपने पहले तिजारती खसारा कम किया, इम्पोर्ट को 17 अरब डॉलर गिरा के, फिर आपने एक्सपोर्ट गिराई और रेमिटेंसेस बढ़ाई, उससे आपने रेमिटेंस से आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर दिया। ये है खुदकशी। रेमिटेंस आती है कि उस पैसे से आप सरमायाकारी करें ताकि लोगों को रोजगार मिले, तो वो आपने कम कर दिया जो है। तीसरे जो रिजर्व का ढिढोरा पीटा जा रहा है, ये रिजर्व आपने नहीं कमाए हैं और गॉड से हमने नहीं कमाए हैं, आपने बोरोड मनी है, ये आपने महंगी शरह सूद पर बैंकों से भी एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट करवाई है इंटरेस्ट पर। बिल्कुल ठीक। आपके रिजर्व है ही नहीं तो आप इसका खखत क्यों कर रहे हैं? ये बिल्कुल मिसाल आपको मैं दे दूं कि एक आदमी के अकाउंट में 1 लाख रुपया था, उसने अपना जो है 2 करोड़ रुपए का मकान बेच दिया और डिपॉजिट बैंक में रख दिया, कहते हैं मेरे डिपॉजिट बढ़ गए। अरे भाई आपने कर्जा लिया है, ये अकाउंटिंग जनरली है, ये रिजर्व नहीं बढ़े हैं। क्या बात कर रहे हैं हम? आपको मैं फिगर दे रहा हूँ 10 जून 2020 को स्टेट बैंक के रिजर्व उससे कम थे जो इस हुकूमत को विरसे में मिले थे। उसमें तो कहा गया था कि दिवालिया है 10.2 अरब डॉलर थे जिस दिन हलफ उठाया था, और 10 जून को उससे नीचे चले गए थे। फिर वो नीचे कैसे गए थे सर? और इसके बावजूद वो नीचे चले गए और इसके बावजूद कि हम कर्जे लेते रहे हैं और कर्जों के ऊपर इस मईशत को खड़ा किया है सिर्फ ये कहकर क्योंकि दिवालिया होने वाला है तो इसी के ऊपर बेस करना है। वेल आई रियली होप कि सिचुएशन कुछ चेंज हो जाए, क्योंकि ऑन अ लार्जर स्केल हम सब पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। हुकूमत की पॉलिसीज अगर ख़राब हैं तो अल्लाह ताला ही है जो इस मुल्क पर एहसान कर सकते हैं, करम कर सकते हैं, बट आपकी ये जो इंडिकेशन कि बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर सिचुएशन इससे भी वर्स्ट होगी, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन लेट्स सी कि फिगर्स उस तरफ जाओ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है हाई क्या हैं और किस वजह से ये सिचुएशन है, क्यों नहीं इफेक्ट मिल रहा, क्यों नहीं ट्रिकल डाउन फ़ायदा मिल रहा आवाम को, ये भी उन्होंने बताया और बहुत सी बातें डिस्कस की हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी आ जाए जो कि नंबर्स में सिर्फ नजर आ रही है। नंबर्स में तो नजर नहीं आ रही। अच्छा जी, गुड न्यूज़ टर्न इनटू बैड न्यूज़, ये तो एक्सपीरियंस हमारा हो गया ये इकोनॉमी वाली खबर करके कि इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी
सिचुएशन, वी आर नॉट आउट ऑफ द ग्रे जोन, अभी भी वहीं पर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन फखर जमान बेसिकली जो हमारे पाकिस्तान में ये इशू है कि जिस तरह से हम हेड भी कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो स्टार्ट होता है ऐसे एग्रेसिव प्लेयर्स का वो बड़ा अच्छा होता है, उसके बाद क्या होता है कि आपने ग्रूमिंग नहीं की होती, उस तरह से आप जो सिचुएशन हैंडल करने की तरीकाकार जब आप ऑन फील्ड आते हैं तो वो मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है। अगर वो ना दिखाएं, ना सीखें, अपनी गलतियों को ना दोहराएं तो फिर ही बेहतरी हो सकती है, जो कि शायद इन्होंने नहीं की, जिसकी वजह से थोड़े से क्वेश्चनेबल परफॉर्मेंस देखने में आ रहा है। और अभी आप देखें ये जो न्यूजीलैंड का दौरा आने वाला है, इसमें जितने प्लेयर्स की हम तारीफें कर रहे हैं, फिर उस वक्त बैठकर हम यही डिस्कस कर रहे होंगे कि इसने ये कर दिया और इसने ये कर दिया। उसकी रीजन सिर्फ ये है जो बार बार हम पॉइंट आउट भी कर रहे हैं कि आप उस पॉलिशिंग को, उस ग्रूमिंग टैक्टिक्स को प्रोलॉन्ग नहीं करते। एनीवेज जी, दिस वाज ऑल। और अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमारी टीम जा रही है, टीम का ऐलान भी हो जाना है, सो उसमें हम कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। आई रियली होप कि अच्छी परफॉर्मेंस हो, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। जिम्बाब्वे की टीम आई, हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में कोरोना के दिनों में बहुत कम कोऑपरेशन हो रही है। ऐसी पाकिस्तान ने इंग्लैंड में की और अब जिम्बाब्वे ने हमारे होम ग्राउंड पे आकर हार कर जा रहे हैं। लेकिन कोऑपरेट तो किया ना उन्होंने, आए हैं, बाकी हार जीत तो खेल कर। एनीवेज हम एक ब्रेक ले रहे हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। एक अच्छी खबर, अज़रबैजान को फतह नसीब हुई। आर्मीनिया के खिलाफ गुज़िश्ता कई रोज़ से जो जंग जारी थी, नगोरो कराबाग के तनाज़े पर 6 हफ्तों से जारी जंग में बड़ी फतह हासिल कर ली गई है। और आलमी तौर पर तस्लीम शुदा अज़रबैजान के इलाके नगोर्नो कराबाग पर रूस की मुआवनत से अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा हो गया और अमन मुआहदे को अज़रबैजान ने फतह करार दे दिया। और खुशियाँ और देख सकते हैं आप, सेलिब्रेशंस देख सकते हैं कि किस कदर ज़बरदस्त तरीके से जो है वो वहाँ पर ये तमाम सेलिब्रेशंस हुई। एंड वॉर किसी को भी पसंद नहीं होती है, वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इट कि अमन ही होना चाहिए। और वॉर के दिनों में ना सिर्फ कंट्रीज अफेक्ट होती हैं, बल्कि इर्द गिर्द जो पूरा एक रीजन है वो उससे अफेक्ट हो जाता है। इसके साथ साथ जंगी कैदियों का तबादला भी अब मुआहदे के तहत किया जाएगा। आर्मीनिया तनाज़ा इलाके से अपनी फौज भी वापस बुलाएगा और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि ये एक तकलीफदेह मुआहदा था। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, भरपूर सपोर्ट की मॉरली, और जिस तरह से इंटरनेशनली पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है अज़रबैजान को, तो उसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान के कल झंडे भी लहराए गए हैं अज़रबैजान की सड़कों पर, और शुक्रिया पाकिस्तान भी कहा गया है। बड़ी खुशी देखने में आई, पाकिस्तान ब्रदर मुल्क है अज़रबैजान का, तो वो भी हमने देखा कि बड़ी अच्छी खबर है, अच्छी बात है कि जंग भी खत्म होगी और अज़रबैजान के नाम होगा। लेकिन आर्मीनिया के वज़ीर आज़म इससे कुछ खुश नहीं थे। उन्होंने शिकस्त तस्लीम भी की और कहा कि फौजी वसाइल खत्म होने की वजह से ये मुआहदा किया है और ये मुआहदा, ये समझौता मेरे लिए तकलीफदेह था। लेकिन आई थिंक फ़ायदा दोनों साइड्स का ही होगा, क्योंकि जंग से किसी का फ़ायदा हुआ नहीं करता। और जब मुआहदा तय हो गया तो फिर इस मुआहदे के तहत वो चाहे इलाके हों, वो जंगी कैदी हों, वो आपस में सॉर्ट आउट करने की बात हो, वो फिर आराम से उस ट्रीटी के तहत आप इजीली उसको कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ मूविंग फॉरवर्ड एक और मामला जिस पर हमने बात करनी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं सिचुएशन वर्ल्ड वाइड जो टॉर्चर के हवाले से हो रही है, क्योंकि जंग हुई, जंग जो है वो बड़े गहरे असरार डालता है आपकी ज़िंदगी में। वहीं पर अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर बात करें तो इंडिविजुअल लेवल पर भी अगर आपके साथ टॉर्चर हो या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात हों तो वो बड़ी परेशान कुन होती हैं। और ये भी हमने देखा गुज़श्ता चंद माह से, चंद महीनों से हमने वीडियोस भी ऐसी देखी हैं। एक और वीडियो भी वायरल हो चुकी है। बिल्कुल, कल सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कल बहुत ज़्यादा वायरल हुई। अ लॉट ऑफ पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट। मैं चाहती हूँ कि हम इसके बारे में बात करने से पहले आपको ये वीडियो दिखाएं। अच्छा छोटे, आपका नाम क्या है? इल्हाम। हाथ नीचे करो बेटा। क्या नाम है? इल्हाम। इल्हाम, आपको क्या हुआ? आपको करंट क्या हुआ है? जुटाई नहीं भेजी मेरे अबू, घर पे बिजली करंट देता है। आपका अब्बू आपको बिजली करंट देता है? क्यों देता है? आपके अब्बू क्यों बिजली करंट देते हैं? जुटाई क्यों नहीं भेजी? आपके अब्बू आपके अपने अब्बू हैं या आपकी मैंने दूसरी शादी की है? अपना अबू है। अपने अब्बू है? वो माजूर है? नहीं। क्या वो क्या करते हैं? वो भी जुटाई काम करता है। आप पश्तो बोलते हैं? गांव कौन सा है? गाँव नड़िया में। नड़िया में?
बकर मस्जिद के साथ। अबू बकर मस्जिद के साथ। एक छोटा सा बच्चा जो खैबर पख्तूनख्वा के एक गांव से ताल्लुक़ रखता है और आप उसकी हालत देख सकते हैं, उसके चेहरे पर पूरे जख्मों के निशान हैं, बड़ा गहरा के वाकई बाजू उसकी जिसको बार बार वो पकड़ रहा है, उसको गालिबन वहाँ दर्द हो रही है। और एक साहब ने इसका इंटरव्यू किया, चटाइयाँ ये बेचता है और चटाई ना बेचने पर उसके वालिद साहब, उसका सगा बाप उस पर तशद्दुद करता है। और अब उधर ऐसी कहानियाँ खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब आपको हर जगह नजर आएंगी। वो चाहे चाइल्ड लेबर की मद में हो, और चाइल्ड लेबर में जब बच्चे घर कमा कर ना लेकर जाएं तो वालिदैन ऐसा सलूक करें, उन वालिदैन के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, ये हमारा सिस्टम क्या डिफाइन कर सकेगा कभी? बिल्कुल। इसके साथ साथ जिस तरह से ये बात है कि बच्चों पर तशद्दुद किया गया, गुर्बत से तंग अगर बच्चों को मार दिया जाता है, पटक कर मार दिया गया दीवारों के साथ, बच्चों पर तशद्दुद किया गया, वालिदैन हो या कोई रिश्तेदार हो, अगर गुर्बत के वजह से या फिर किसी और वजह से बच्चों पर तशद्दुद करते हैं तो बड़ा ही इंतहाई अफसोसनाक ये रवैया होता है। इस बच्चे का कि ये गरीब घराने में पैदा हुआ है कि उसके हाथ में किताबें नहीं है, बल्कि वो मजबूर है चटाइयाँ बेचने पर, और अगर नहीं बेच पाता तो उसको मार कुटाई का सामना करना पड़ता है। ये बड़े होकर क्या करेंगे, ये इस सोसाइटी में अपना क्या रोल प्ले कर सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हम बात करेंगे। चाइल्ड काउंसलर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंट्री में। जब हम वेस्टर्न कंट्रीज की मिसालें लेते हैं तो वहाँ पर अबूजर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है चाइल्ड काउंसलर्स के ऊपर, वो चाहे स्कूल लेवल पर हो, इंडिविजुअल हो। फिर उन बच्चों की तरबियत और तालीम कितनी ज़रूरी है, इसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। तालीम सबके लिए का नारा लगा देना आसान है, लेकिन क्या सिस्टम चाइल्ड काउंसलर्स को ऑन बोर्ड लेकर ऐसे बच्चों को भी उस दायरे में लाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब टॉर्चर किया जाता है बच्चे पर, जिस्मानी या फिर मेंटल, तो उसके असरात बड़े गहरे होते हैं, सोसाइटी में भी उसके साथ नज़र भी आते हैं। तो किस तरह से ठीक किया जा सकता है, एग्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बेहतरी कैसे लाई जा सकती है एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में, एक इंसान की ज़िंदगी में, हम बात करेंगे। स्टूडेंट काउंसलर ईजी कोचिंग के नाम से ये इदारा भी चलाते हैं, ज़ीशान खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान साहब वेलकम। जी थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़ीशान साहब, वीडियो आपने देखी, उससे हम बात आगे लेकर चलेंगे ताकि ज़रा थोड़ी सी बात डेवलप हो जाए। बड़ी हार्ट रेंचिंग वीडियो है और दिल काफ़ी ज़्यादा जो है ना, इट रियली हर्ट्स द हार्ट जब ऐसी वीडियोस या कोई भी ऐसा इंसिडेंट सामने आता है कि बच्चों के साथ तो कम से कम ज़हनी असरात होते हैं। फिर टॉर्चर की शायद दर्द तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो मेंटल उसकी दर्द है वो बड़ा देर पा रहती है। इसके असरात काफ़ी देर तक रहते हैं जी। और बच्चे जो हैं वो हमारा एसेट हैं, बिल्कुल, चाहे वो गरीब घराने से हों, चाहे वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हों, मतलब जो भी उनकी फाइनेंशियल डिस्पोजिशन है। तो बच्चों की ग्रूमिंग और उनकी काउंसलिंग और उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो हम सब की जिम्मेदारी है एज ए नेशन। तो उनके साथ इस तरह का सलूक जो है, इट हैज़ टू बी कंडोन्ड इन अ बैड वे। ये किसी भी लिहाज से एक्सेप्टेबल नहीं है। और एज एन एजुकेटर I cannot stand to speak in favor of this. इसको डिस्करेज ही करना चाहिए, डिस्करेज ही करना चाहिए। एंड ऑल्सो मेरे ख्याल से इसको स्टेट में, इसमें स्टेट को अपना रोल प्ले करना चाहिए ताकि ऐसे बच्चों को एजुकेशन के दायरे में लेकर आएं, और फिर उसके बाद काउंसलिंग और बाकी ट्रेनिंग का मैटर शुरू होता है। लेकिन हम जनरली भी बात करें, जैसे कहते हैं ना, चाइल्डहुड ट्रॉमा इज द लॉन्गेस्ट। और वो ट्रॉमा से मेरी मुराद सिर्फ ये टॉर्चर नहीं है, वो ट्रॉमा इमोशनल भी हो सकता है, वो इर्द गिर्द के माहौल की एडेप्टेशन से भी हो सकता है, वो इर्द गिर्द अपने साथी, फ्रेंड्स, उनकी चीज़ों से भी कहीं ना कहीं आप ऐसे सेटल हो जाते हैं किसी एक चीज़ के ऊपर। तो ज़ीशान साहब, हम अपनी बच्चों की ट्रेनिंग किस तरह करें, ग्रूमिंग किस तरह से करें? आजकल के बच्चे बड़े तेज़ हैं, ये तो हम बड़े आराम से कह देते हैं, लेकिन इस डिजिटल दौर में वो ग्रूमिंग, वो ट्रेनिंग जिसमें एक बच्चा जो निखर कर, ग्रूम होकर एक अच्छा इंसान बने, हाउ इज दैट पॉसिबल? नहीं, बच्चे असल में आजकल के माहौल के साथ अलाइंड ज़रूर हैं, बिकॉज इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड जी। तो तेज़ इन द सेंस ये है कि उनके अंदर जो जेनेटिक अवेयरनेस है वो कुदरती तौर पर ज़्यादा ज़रूर है। लेकिन बच्चे जो हैं उनकी जब तक फॉर्मेटिव ईयर्स में तो दे आर लाइक अ स्पंज। तो जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो काउंसलर्स इर्द गिर्द हैं, जो रोल मॉडल्स हैं उनके, वो बच्चे उसको अब्जॉर्ब करके वही चीज़ मिमिक करेंगे, इमिटेट करेंगे। तो अगर हम उन्हें ये सिखा देंगे कि आपके साथ ये रवैया जो है ये एक्सेप्टेबल है और एजुकेशन का इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी, या पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट जो है आपकी एजुकेशन में इतनी ज़रूरी नहीं होगी, तो दिस इज़ द लर्निंग एंड बिहेवियर दैट दे विल अडॉप्ट, and this is the kind of adults that they will grow up to become. Exactly, बिल्कुल सही है ज़ीशान साहब। जिसने आपने बताया कि हर जो सोसाइटी में लोग हैं वो रोल प्ले करते हैं, स्पंज होता है बच्चा एक जी।
एग्रेशन हमने देखा है कि सोसाइटी में बहुत बढ़ गया है। एग्रेशन लोग कहते हैं जी कि ये जो वीडियो गेम्स आई हैं इसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा देखा है, और फिर जो आपके इस तरह से ओवरऑल डिजिटल वर्ल्ड में एग्रेशन ज़्यादा है उसकी वजह से ये इम्पार्ट भी होता है और रिफ्लेक्ट भी होता है सोसाइटी में। इसका कोई रोल है वाकई? बिल्कुल है। आप देखें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो है ये वायलेंस जो है टेलीविज़न के ज़रिए या मूवीज़ के ज़रिए या वीडियो गेम्स स्पेशली जिसकी बात आपने की, जो वीडियो गेम्स हैं उनमें मेजॉरिटी वीडियो गेम्स ऐसी हैं जिनके अंदर जो कंटेंट है वो वायलेंट कंटेंट है। तो अगर जो टीनेज अडल्ट बच्चे हैं या छोटे बच्चे इन गेम्स को खेल रहे हैं या वो लॉन्ग आवर्स के लिए एक्सपोज हो रहे हैं उनको, दिस इज लीविंग अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड एंड दे आर एक्सेप्टिंग दैट वायलेंट कंटेंट एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। दिस इज प्रोबेबली व्हाई when the kids are being, when violence is lashed out against these kids, they just accept it as a norm as well, and maybe that's why they're not so vocal about it, and that's why the whole society just proceeds along smoothly. बिल्कुल। लेकिन जिशान साहब आपकी सारी बातों से मुझे ये लग रहा है कि बच्चों की काउंसलिंग से ज्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग जी बिल्कुल, और पेरेंट्स की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है बच्चों को स्कूल भेजकर। पेरेंटिंग स्टाइल्स चेंज होने की जरूरत है। जैसे मैंने बड़े अब्रप्टली अभी बोल दिया कि बच्चे बड़े तेज हैं, उसकी रीजन ये है कि पेरेंट्स तेज नहीं है या पेरेंट्स उस तरह से कॉप करने की कोशिश नहीं करते। असल में मेरा जाती ओपिनियन ये है कि न्यूक्लियर फैमिली जब से बनी है, व्हेन बोथ पेरेंट्स वर्क, उसकी वजह से पेरेंट्स और जो स्पेशली एक जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट हुआ करता था हमारे कल्चर में, वो चेंज हो गया, थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। Every individual in a family has become so busy with their own life and chasing after their own objectives कि उसकी वजह से जो बच्चों के ऊपर तवज्जो दी जानी चाहिए उनकी अपब्रिंगिंग में या उनकी ग्रूमिंग में, वो तवज्जो माशरा नहीं दे पा रहा उनकी काउंसलिंग में, उनको एजुकेट करने में, उनकी बातें लिसन करने में, उनको काउंसल करने में, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि एक गैप बढ़ रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है पेरेंट्स में और बच्चों में। गैप आपने बड़ा वजह फरमाया कि गैप बढ़ रहा है, उस तरह से टाइम नहीं दिया जा रहा। कुछ ऐसी बातें बताइएगा, कुछ ऐसे टिप्स दीजिएगा जिससे हम वापस नॉर्मल की तरफ आएँ। फैमिली के हवाले से तो आपने बात कर दी है, इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं, कोई बच्चे अच्छी आदत अपनाएं ताकि? इसमें पेरेंट्स को एक मेंटल उठाना पड़ेगा। पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो है उसके टुवर्ड्स दैट दे हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ जैसा आपने कहा कि एकेडमी भेज देने से या स्कूल भेज देने से जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। आपको देखना पड़ेगा, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। आपको अपने बच्चों को एंगेज करना चाहिए, उनके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर आपके बच्चे छोटे स्पेशली आपके पास, या जो भी बच्चे आपके पास आ रहे हैं कोई ड्राइंग लेके, कोई इमेज बना के, इनकरेज देम, आप उनके साथ इन्वॉल्व हो, इंटरेस्ट शो करें। वो आपके साथ अपने स्कूल का कोई किस्सा या वाकया या वो लेके आ रहे हैं तो आप उनको स्नब मत करें, आप उनको स्टॉप मत करें, आप उनकी बातों में इन्वॉल्व हो, उनकी लाइफ में इन्वॉल्व हो, उनकी बातें सुने। इफ योर चाइल्ड आस्क्स यू टू रीड टू देम, then pick up that book and try to read to your child. बिल्कुल ठीक। You know, if your child says टाइम देंगे तो बड़े होके वो भी आपको टाइम देंगे ना, जो है वो आपके बच्चे की पर्सनालिटी बिल्टअप में बहुत मदद करते हैं। अब जिशान साहब, इन दी एंड मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, एक क्वेश्चन जो अक्सर लोग ये कहते हैं कि टीन एज में पहुंचकर मेरा बच्चा मेरे से डिस्टेंट हो गया या मैं समझ ही नहीं पा रही या पा रहा कि मेरा बच्चा क्या चाहता है और वो कैसे इस कंपनी में चला गया, आई डोंट नो, गैप बढ़ गया, मतलब गैप बढ़ गया। अब एट व्हाट एज आपको वो बॉन्डिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए कि टिल दैट टीन एज द हॉरर टाइम इज ओवर एंड योर चाइल्ड इज अ गुड ह्यूमन बीइंग और अ पर्सन? तो ये पूरा गैप कितनी एज ग्रुप से शुरू कर देना चाहिए? This starts at a very young age because as I mentioned, the formative years are the most crucial. 0 to 8 की जो एज है, as a parent, both of you, mother and father, you have to be available to your child as the listening ear. Every time your child comes to you with a problem, don't shrug your shoulders and push them away. बिल्कुल ठीक। हमेशा अवेलेबल रहें ताकि आपके बच्चे अवेलेबल रहेंगे आप बचपन में उनके, तो वो बड़े होकर आपके लिए अवेलेबल होंगे। डेवलप हो जाए कॉन्फिडेंस कि मेरे माँ बाप एक वो वाहिद दो हस्तियां हैं जिनके पास में कोई भी प्रॉब्लम लेके, चाहे वो मसला अच्छा हो, खुशखबरी हो, बुरी बात हो, छोटी खबर हो, बड़ी खबर हो,
I can always go to my and parents. that's just so perfect सुनने में भी कि 8 साल तक अगर आप ये बॉन्डिंग क्रिएट कर लेंगे तो अगले 50 साल तक you will be there। हमेशा आपके पास बुढ़ापे में भी आता रहेगा एक लिसनिंग ईयर कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे वालिदैन एक ऐसी ये दो हस्तियां हैं जिनके पास जो मुझे सुनेंगे भी और मेरे मसले का हल भी बताएंगे अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड और तसल्ली से मेरी बात सुनेंगे। ये कॉन्फिडेंस जब बिल्ड हो जाएगा फिर तो ये बॉन्ड चलता रहेगा। और ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है 0 to 8 का जो एज पीरियड है, इसके बाद के एज पीरियड में क्या क्या टिप्स चाहिए होती हैं, ये हम एक दिन और टॉपिक जरूर रखेंगे इस पर बात होगी। मुझे लगता है कि ये एजुकेट करने की जरूरत है हमें हमारे पूरे सोसाइटी को कि हर एक ने अपना अपना रोल कैसे प्ले करना है। लेकिन आज के लिए आपसे हम शुक्रिया अदा करेंगे, टाइम हमारा खत्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और हम कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।